हेलो फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में हम शुरू करने जा रहे हैं वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड। मतलब क्या हुआ कि कहाँ पर एटीपी और एनएडीपीएच यूज्ड होता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। वी लर्न दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर एटीपी, एनएडीपीएच एंड O2। मतलब क्या हुआ कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एटीपी, एनएडीपीएच और O2 जो है वो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट्स होता है। ऑफ दिस O2 डिफ्यूजेस आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट while ATP and NADPH are used to derive the processes leading to the synthesis of food, more accurately sugars। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो O2 जो है वो क्लोरोप्लास्ट से बाहर डिफ्यूज हो जाती है, जबकि एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो फूड के सिंथेसिस या फिर बोल सकते हैं शुगर के सिंथेसिस में यूज्ड हो जाती है। ठीक है, दिस इज द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच। मतलब क्या हुआ कि ये जो बायोसिंथेटिक फेज जो है वो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं करती है, बट इट डिपेंड्स ऑन दी प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच। लेकिन ये जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, यू मे वंडर हाउ दिस could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continue for some time and then stop. If then light is made available, the synthesis start again। मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट जो है वो अनअवेलेबल हो जाए, मतलब लाइट अब्सेंट हो जाए, तो जो बायोसिंथेटिक फेज है वो भी कुछ देर के बाद बंद हो जाएगी। मतलब क्या है उसे समझिए। देखिए, जब तक लाइट प्रेजेंट था तब तक एटीपी और एनएडीपीएच बन रहा था। ठीक, जैसे ही लाइट अब्सेंट हो गया, लाइट बंद हो गया, तो एटीपी और एनएडीपीएच का बनना भी बंद हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही एटीपी और एनएडीपीएच का बनना बंद हो गया, वैसे ही बायोसिंथेटिक फेज भी बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा है इमीडिएटली आफ्टर द लाइट बिकम्स अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम। अब ये क्या लिखा है कंटिन्यू फॉर सम टाइम, उसे समझिए कि जैसे ही लाइट बंद हुआ तब तक जो एटीपी और एनएडीपीएच जो बन के तैयार हो गई थी उसका यूज तब तक बायोसिंथेटिक फेज में होगा, और जैसे ही एटीपी और एनएडीपीएच खत्म हो जाएगी फिर आपको बायोसिंथेटिक फेज भी बंद हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही फिर से लाइट आना शुरू हो गया फिर से आपको बायोसिंथेटिक फेज भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेट अस नाउ हाउ द एटीपी एंड एनएडीपीएच आर यूज्ड इन बायोसिंथेटिक फेज। अब आइए हम देखते हैं कैसे एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो बायोसिंथेटिक फेज में यूज होती है। वी सॉ अर्लियर दैट CO2 इज कंबाइंड विथ H2O टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट और सुगर्स। हम पहले देख चुके हैं कि CO2 जब कंबाइन करती है H2O से तो बनती है आपको कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर। इट वाज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड, or rather what was the first products formed when CO2 is taken into a reaction or fixed। मतलब क्या हुआ कि अब साइंटिस्ट ये पता लगा रहे थे कि ये रिएक्शन कैसे होता है और इस रिएक्शन में सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, among the several efforts to put radioisotopes to beneficial use, the work ऑफ मेल्विन कैल्विन इज एग्जाम्पलरी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद रेडियो आइसोटोप्स का यूज करके हम इसके बारे में पता लगाएं। द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव C14 बाई हिम इन एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीड lead to discovery that the first CO2 fixation product was a
3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम रेडियो एक्टिव C14 का यूज किए एल्गल फोटोसिंथेसिस पे, और फिर उस फोटोसिंथेसिस का स्टडी करके हम ये पता लगाएं कि फर्स्ट CO2 का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको क्या हो रहा है, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड का। इसको अच्छे से समझ लें। जब CO2 का फिक्सेशन हुआ तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना है वो आपको क्या बना, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। ही ऑल्सो contributed to working out the complete biosynthetic pathway, hence it was called केल्विन साइकिल। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, उस पूरे पाथवे को कंप्लीट स्टडी किया, इसलिए हम उस पूरे पाथवे को, उस पूरे साइकिल को बोलते हैं केल्विन साइकिल। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वाज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और इन शॉर्ट PGA। ठीक है, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमें आइडेंटिफाई हुआ है वो आपको क्या थी, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर हम उसे बोल सकते हैं PGA। हाउ मेनी कार्बन एटम डज इट हैव, तो इसके पास आपको 3 कार्बन थी। ठीक है, अब देखिए आगे। Scientists also try to know whether all plants have PGA as the first product of CO2 fixation or whether any other products was formed in other plants। फिर साइंटिस्ट ने यह जानना शुरू किया कि क्या हर प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो PGA ही बनती है या इसके अलावा भी कोई और भी बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ another group of plants where the first stable product of CO2 fixation was again an organic acid, but one which had 4 carbon atom in it, and this acid was identified to be oxaloacetic acid और OA। ठीक है, फिर जो साइंटिस्ट ने है वो बहुत सारे प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, फिर उन्होंने ये पता लगाया कि PGA के अलावा भी एक 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड जो है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनती है। वो थी क्या, वो थी आपको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या फिर OAA। ठीक है, इसको आप समझिएगा अच्छे से। पहले साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि CO2 के फिक्सेशन के कारण फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनती है वो आपको बनती है PGA। फिर साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर उन्होंने ये पता लगाया कि सम ग्रुप ऑफ प्लांट, मतलब किसी और भी प्लांट में CO2 के फिक्सेशन के बाद जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो आपको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी बनती है। ठीक, सिंस देन CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज सेड टू बी 2 मेन टाइप्स, दोज प्लांट इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज अ C3 acid PGA, that is the C3 pathway, and those in which the first product was a C4 acid, that is OAA, that is the C4 pathway। फिर क्या किया, जिस प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रही थी PGA या फिर बोल सकते हैं 3 कार्बन का एसिड, उस पाथवे को हमने बोला C3 पाथवे, और जिस प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो C4 एसिड या फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रही थी, तो हम उस पाथवे को क्या बोले, C4 पाथवे बोले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि C3 पाथवे में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो बनती है PGA, जबकि C4 पाथवे में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो आपको बनती है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसे आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। लेट अस नाउ आस्क आवरसेल्व्स अ क्वेश्चन दैट was asked by scientists who were struggling to understand the dark reaction. How many carbon atoms would a molecule have which after accepting CO2 would have 3 carbon? The studies were unexpectedly showed that the acceptor molecule was a 5 carbon ketose sugar, ribose bisphosphate, that is RUBP. Did any of you think of this possibility? Don't worry, the scientists also took a long time and conducted many experiments to reach this conclusion. They also believed that since the first product was a C3 acid, the primary acceptor
would be a 2-carbon compound. They spent many years trying to identify a 2-carbon compound before they discovered the 5-carbon RUBP. अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। फिर साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर करना शुरू किया कि CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने पहले ये सोचा कि सबसे फर्स्ट एक्सेप्टर जो होगा वो आपको 2-कार्बन कंपाउंड वाला होगा। ठीक है, फिर जो साइंटिस्ट है उस पर बहुत साल तक एक्सपेरिमेंट करते चले तो फिर लास्ट में उन्होंने यह डिस्कवर्ड किया कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का वो आपको 5 कार्बन का होता है और वो क्या आपको है RUBP। ठीक है, तो ये जो आपको RUBP जो है ये थी आपको प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, द केल्विन साइकिल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसे आप अच्छे से सुनेंगे और ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं केल्विन साइकिल। केल्विन एंड हिज को-वर्कर्स then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner. The RUBP was regenerated। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि केल्विन और उनके जो को-वर्कर्स थे सबने मिलकर इस पाथवे को साइक्लिक मैनर में बनाया और उन्होंने ये देखा कि RUBP जो आपको प्राइमरी एक्सेप्टर था उसका रीजनरेशन भी होता है। ठीक है, Let us now see how the Calvin pathway operates and where the sugar is synthesized। अब आइए हम यह देखते हैं कि कैसे केल्विन पाथवे होता है और कहां पर सुगर का सिंथेसिस होता है। Let us at the outset understand very clearly that Calvin pathway occurs in all photosynthetic plant. It does not matter whether they have C3 और C4 pathway। अब इससे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो केल्विन साइकिल जो है वो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, केल्विन साइकिल जो है वो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है। ये इट डज नॉट मैटर वेदर दे हैव C3 और C4। ये उस पर डिपेंड नहीं करता है कि ये पाथवे क्या है, C3 है या फिर C4 है, कोई सा भी पाथवे हो, लेकिन केल्विन साइकिल जो है वो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होगा। ठीक है, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द केल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेज, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि केल्विन साइकिल को हम 3 स्टेज की हेल्प से डिस्क्राइब करेंगे। वो क्या क्या आपको है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप वो क्या आपको है, कार्बोक्सिलेशन। Carboxylation is the fixation of CO2 into a stable organic intermediate. Carboxylation is the most crucial step of Calvin cycle, where CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP। मतलब क्या हुआ कि कार्बोक्सिलेशन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपको CO2 का फिक्सेशन होता है और स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर जो कार्बोक्सिलेशन जो है ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है केल्विन साइकिल का। इससे काफी अच्छे से याद रख लीजिएगा कि जो कार्बोक्सिलेशन जो है वो केल्विन साइकिल के लिए मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है। ठीक है, वेयर CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। ठीक है, जहां पर CO2 का जो है हम यूज करके RUBP का कार्बोक्सिलेशन करते हैं। मतलब क्या हुआ कि CO2 RUBP के लिए क्या है, फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो क्या है, RUBP। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम RUBP carboxylase which result in the formation of 2 molecule of 3-PGA। मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन जो है वो RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होती है और जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है वो आपको बनेगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGA। मतलब क्या हुआ उससे समझिए कि ये जो रिएक्शन जो है आपको जो फिक्सेशन ऑफ CO2 जो होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम
और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA। सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैज एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, इट वुड बी मोर करेक्ट टू कॉल इट RUBP, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और रुबिस्को। मतलब क्या हुआ, ये जो आपको एंजाइम थी RUBP कार्बोक्सिलेज, इसका एक अलग एक्टिविटी भी होता है। वो कौन सी है? ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन को लेके भी ये एक्टिव रहता है। ठीक, इसलिए हम इसे मोर जो करेक्ट इसको जो हम कह सकते हैं वो क्या है? RUBP, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज या फिर रुबिस्को। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको है रिडक्शन। These are a series of reactions that lead to the formation of glucose। अब ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन जो होता है वो होता है रिडक्शन वाले स्टेप पे। ठीक है, दिस स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर phosphorylation and 2 of NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल। यहां पे ध्यान दीजिएगा, पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड। मतलब क्या हुआ कि इस वाले स्टेप में आपको 2 मॉलिक्यूल ATP बनेगी और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है वो यूज्ड होगी और 2 मॉलिक्यूल जो है वो NADPH का भी यूज्ड होगा। ये ध्यान रखिएगा कि रिडक्शन स्टेप में आपको 2 मॉलिक्यूल ATP का यूज होता है जबकि 2 मॉलिक्यूल NADPH का यूज होता है। ठीक है, द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 टर्न ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे। मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनने के लिए 6 बार ये साइकिल चलेगी। मतलब ये जो है वो 6 टर्न साइकिल चलेगी, 6 मॉलिक्यूल CO2 का फिक्सेशन होगा। ठीक है, तो एक CO2 के फिक्सेशन के लिए लगती है 2 NADPH और 2 ATP। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब तो लास्ट स्टेप जो है वो है रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू uninterrupted. The regeneration step require 1 ATP for phosphorylation to form RUBP। अब देखिए, रीजनरेशन जो है ये भी क्रूशियल स्टेप होगा, लेकिन कब? जब साइकिल जो है वो बिना रुके चलते रहे। ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जो आपको रीजनरेशन जो है ये भी आपको क्रूशियल स्टेप है, लेकिन ये कब है? जब साइकिल बिना रुके चलते रहे। ठीक है, द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। और रीजनरेशन स्टेप में भी एक ATP का यूज होता है फॉर द रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किस स्टेप में ATP यूज्ड होता है और NADPH यूज्ड होता है। ठीक है, hence for every CO2 molecule entering the Kelvin cycle 3 molecule of ATP and 2 of NADP are required। वो हम पहले देख रखे हैं कि आपको 3 मॉलिक्यूल ATP का यूज होता है और 2 मॉलिक्यूल NADPH का यूज होता है। इट इज प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ ATP एंड NADPH यूज्ड इन डार्क रिएक्शन दैट द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड। वर्क आउट हाउ मेनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द केल्विन पाथवे। अब समझिए कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए साइकिल जो है वो 6 बार चलती है। ठीक है, अब समझिए कि जब साइकिल एक बार चलती है तो वहां पर आपको 3 ATP और 2 NADPH बनता है। देखिए, 2 ATP यहाँ पे और 1 ATP यहाँ पे और 2 NADPH यहाँ पे। तो एक साइकिल चलने के लिए आपको 3 ATP और 2 NADPH का यूज्ड होता है, लेकिन ग्लूकोज के बनने के लिए जो साइकिल है वो चलती है 6 बार, इसलिए 18 ATP और 12
NADPH का यूज्ड होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो इसे अच्छे से आप ध्यान रख लीजिएगा कि एक साइकिल को चलने में आपको लगती है 3 ATP और 2 NADPH, लेकिन हमें बनाना है एक ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनने के लिए साइकिल चलती है 6 बार। तो 6 बार साइकिल चलने के लिए हमें चाहिए 18 ATP और 12 NADPH। ठीक है, ये थी हमारी केल्विन साइकिल। ठीक है, थैंक यू।